की शुरुआत करते हैं मार्केट के चेक के साथ। सबसे पहले देखते हैं क्या शानदार तेजी आज आपको मार्केट पर नजर आएगी। FY27 का पहला ट्रेडिंग सेशन और बहुत बढ़िया शुभ शुरुआत यहां पर देखने को मिली है। 500 अंक ऊपर राउंड फिगर आपको निफ्टी नजर आएगा। 2% से ज्यादा का मूव यहां पर है। बैंक निफ्टी की बात करें तो रेजिलियंस बढ़िया है। अच्छा, लार्ज कैप्स को देखें और उसके तुलना में आप देखें छोटे स्टॉक, तो छोटे स्टॉक्स में बड़ा धमाका, बड़ा आउट परफॉर्मेंस यहां पर आपको नजर आएगा। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दिन के दौरान 3% से ज्यादा के गेन्स यहां पर आपको देखने को मिले। अभी प्रिसाइजली मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट राउंड फिगर 4% के बड़े गेन्स के साथ कारोबार है। और एडवांस और डिक्लाइन की ब्रेथ के तो क्या ही कहने, इसे तो फोटो फ्रेम करके रख लेना चाहिए, इतनी बढ़िया है। पूरे बाजार में, पूरे NSE में देखें तो केवल 185 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट नजर आएगी, लेकिन बढ़ने वालों की संख्या है काफी ज्यादा अधिक। लेकिन KYC में आज हमारा खास फोकस रहेगा IRFC पर, और IRFC के CMD मनोज कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये कंपनी काफ़ी खास देखने को मिली है क्योंकि साइज के लिहाज से देखें, स्केल के लिहाज से, लेंडिंग AUM के लिहाज से कंपनी ने काबिल तारीफ परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है। और पिछले कुछ वर्ष अगर आप देखें तो बहुत शानदार भी देखने को मिले। अच्छा, दर्शकों को एक खास जानकारी देता हूँ, क्योंकि लेंडिंग बिजनेस है, NBFCs होती है, बैंक होती है, इनमें ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी असेट क्वालिटी कैसी है। और ये कंपनी IRFC ऐसी है कि जिसकी असेट क्वालिटी सबसे शानदार, लगभग ना के बराबर के NPAs यहां पर देखने को मिलते हैं, है ही नहीं, आप ये समझिए, इतनी बढ़िया लोन बुक है इनकी। तो सर, आपके साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बताइए कि FY26 कैसा देखने को मिला, FY27 के लिए क्या प्लान है, क्या लक्ष्य है सर आपके? सारी अच्छी बातें आपने हमारी कंपनी के बारे में दर्शकों को बताई। वित्तीय वर्ष 25-26 IRFC के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष था, दो मायनों में। एक तो ये कि ये पहला वर्ष था जब हमने अपना दूसरा संस्करण, जिसको हम टिपिकली IRFC 2.0 कहते हैं, उसको हमने लॉन्च किया था। इसका मतलब ये है कि इससे पहले, वित्तीय वर्ष 26 से पहले, हम लोग सिर्फ भारतीय रेल को फंडिंग करते थे, सिंगल क्लाइंट मॉडल में काम करते थे। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने पहली बार डाइवर्सिफिकेशन मोड में काम करना शुरू किया और पूरे रेलवे इकोसिस्टम में जिन व्यवसायों का कोई भी बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंकेज रेलवे के साथ था, हमने उनको भी फंडिंग करनी शुरू की। ये एक नई शुरुआत थी और इस नई शुरुआत में हमने गाइडेंस दिया था वित्तीय वर्ष के शुरू में कि हम करीब 60,000 करोड़ का एसेट सैंक्शन करेंगे और करीब 30,000 करोड़ का हम डिसबर्समेंट करेंगे। मुझे खुशी है कि आज जब हम नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन पर, जब अब मार्केट भी आज बहुत ही पॉजिटिव तरीके से खुला हुआ है, मुझे खुशी है कि मैं भी पॉजिटिव न्यूज शेयर कर रहा हूं कि हम लोगों ने जो अपना गाइडेंस और टारगेट रखा था उसको हम लोगों ने एक्सीड कर लिया है। करीब 75,000 करोड़ से ऊपर का हमने एसेट सैंक्शन किया और करीब 35,000 करोड़ का हमने डिसबर्समेंट किया। अब इसमें इंटरेस्टिंग विषय ये है कि जब हम भारतीय रेल को फंडिंग करते थे तो ये कॉस्ट प्लस मॉडल होता था, जिसमें कि हमारा मार्जिन फिक्स होता था। हम कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, हमारा निम का जो रेशियो होता था 1.4 के आसपास होता था, क्योंकि एक अग्रीमेंट हमारी ऐसी थी कि 40 पैसे और 40 बिप्स ही मुझे मार्जिन मिलेगा अगर हम रोलिंग स्टॉक की फंडिंग करेंगे, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग करें तो सिर्फ 35% की मार्जिन होगी। पिछले वित्तीय वर्ष में जब हमने डाइवर्सिफिकेशन में लेंडिंग शुरू किया, वो भी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में ही किया, सरकारी कंपनियों को ही लेंड किया, तो हमारा मार्जिन 3 गुना से ज्यादा आ रहा है। तो इससे ये हुआ कि पिछले 3 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट आपने देखे हैं, हमारे पैट जो है वो डबल डिजिट में मोर देन 10% ग्रो किए हैं पिछले साल के अनुपात में। और उसी तरह से जो हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो भी करीब करीब 9 से 10% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिसेस था हमारा, जिसपे कि हम काम कर रहे थे। और वित्तीय वर्ष का जो हमने क्लोजर किया 26 का, वो इन फिगर्स के साथ ही काफी हाई पे हमने क्लोज किया है। और इस वर्ष आज से ही हमारी टीम आगे के चैलेंजेस में काम करना शुरू कर चुकी है। बहुत शानदार, आगे के चैलेंजेस की पूरी तरीके से तैयारी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि हम शो की शुरुआत में सबसे पहले यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे IRFC ने अपना स्ट्रेटेजिक शिफ्ट मूव किया है। सिर्फ रेलवे की लेंडिंग नहीं करेंगे, दूसरे सेक्टर्स को भी तलाशेंगे। पोर्ट्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, इंफ्रा, यहाँ पर बहुत अवसर हैं, बहुत स्कोप बनता है ग्रोथ का। लेकिन क्या इस ग्रोथ के साथ अब कहीं ना कहीं असेट क्वालिटी की थोड़ी सी चिंता नहीं आएगी? क्योंकि अब तक तो आपको कोई टेंशन ही नहीं था असेट क्वालिटी का, लेकिन कैसे आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपकी कोई कमेंट्री, कोई गाइडेंस में बदलाव?
आशीष, ये जब हमने डाइवर्सिफिकेशन में शुरू किया था, तो ये पर्टिकुलर मार्की जो हमारा एक ट्रॉफी कह लीजिए, इतने बड़े बैलेंस शीट में जो 5 लाख करोड़ के आसपास का है, हम जीरो एनपीए रहे हैं, तो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी उस पर फोकस है। और ये सिर्फ दिखाने की चीज नहीं है कि हम जीरो एनपीए हैं। अगर हम जीरो एनपीए रहेंगे, इसके कई व्यावसायिक फायदे हैं हमको। जब हम बोरोइंग के लिए मार्केट में जाते हैं, तो हम बाकी अपने जो पीयर्स हैं उनसे 20 से 25, कभी कभी 30 पैसे सस्ता हमें लोन बाजार से मिलता है, और वो हमारे मार्जिन में भी पॉजिटिव काम करता है। और हम जब अपने कस्टमर्स को लेंड करते हैं, उनको भी हम कॉम्पिटिटिव रेट पे दे पाते हैं। तो हमारा ये एकदम फोकस है, और इसीलिए आप इस बात को समझ लें और अपने दर्शकों को भी बता दें कि हमारा जो अभी क्लाइंटल है वो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में है। हमने अपना बड़ा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया हुआ है। बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी होंगी, लेकिन हम अभी उनके तरफ लेंडिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। हमने ये देखा है कि भारत में जो केपेक्स का माहौल है, उसमें अभी भी करीब 65 से 70% का जो केपेक्स है, वो सीधा सीधा सरकारी तंत्र, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के तंत्र खर्च कर रहे हैं, या फिर सीपीएसई खर्च कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बिजनेस है आशीष जी, प्लाटर पे, और हम लोग एक्सपर्टीज इसी में है। तो हम अपना अप्रेजल सिस्टम को वैसा ही बना के रखे हुए हैं कि हम गवर्नमेंट सिस्टम के ही एसेट्स को फंड करेंगे, और उसमें भी हम चेरी पिकिंग कर रहे हैं। जैसे अभी एचयूआरएल के जो कंपनी है, जॉइंट वेंचर है फर्टिलाइजर की, जिसको हमने अभी 12,500 करोड़ की रीफाइनेंसिंग की, हमने डिसबर्स भी कर दिया पिछले महीने में, अभी एक हफ्ते पहले। तो इसको कौन लोग प्रमोट कर रहे हैं? इसको प्रमोट कर रहे हैं 3 हमारे जो सबसे बड़े महारत्नाज हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, आईओसीएल, एनटीपीसी। तो ऐसे लोग जब उसमें अपना इक्विटी लगाए हुए हो और जिनकी बैकिंग है, तो ऐसे एसेट्स एकदम ही प्रिस्टीन एसेट्स हैं, और इसमें कहीं भी एनपीए होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। हम इसी तरीके से चेरी पिकिंग कर रहे हैं। हमने डीएफसीसीएल को लोन दिया, अपने रेलवे इकोसिस्टम में हमारे जो एसपीवीज है उनको हम लोन दे रहे हैं, और पोर्ट भी हम वहां जा रहे हैं जहां गवर्नमेंट बैकिंग है। हमने जेएनपीटी के साथ 50,000 करोड़ का एक हमने एमओयू साइन किया हुआ है। हम एमएमआरडीए के पास जा रहे हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट के उन जेनकोज के पास जा रहे हैं जिनका बैलेंस शीट बहुत प्रिस्टीन है। तो ये हमारा यूएसपी है कि हम आगे के वर्षों में हम जो उसी एसेट को पिकअप कर रहे हैं जहां बहुत ही बढ़िया अप्रेजल करके हमें पूरी निश्चिंतता है कि ये एसेट्स एज गुड एज रेलवे एसेट्स हैं, और कोई भी एनपीए होने की संभावना नहीं है। परफेक्ट, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया कि डाइवर्सिफिकेशन बुक का तो हो रहा है, लेकिन असेट क्वालिटी बिल्कुल स्थिर आपको देखने को मिलेगी और वर्ल्ड क्लास देखने को मिलेगी। नेट एनपीए जीरो है, सरकार को ज्यादा फंडिंग होती है। अच्छा, सरकार पर रिलायंस है, समझ में आता है कि केपेक्स सबसे ज्यादा सरकार ही करती है, तो स्कोप ऑफ ग्रोथ वहीं पर बना हुआ है। लेकिन सर, इसको थोड़ा सा और डायसेक्ट करके समझा जाए। आपने बताया कि तकरीबन 5 लाख करोड़ के आसपास का आपकी बुक है, एयूएम है, तो इस 5 लाख करोड़ में से अब, क्योंकि पिछले साल ही डाइवर्सिफिकेशन की आपने शुरुआत की थी, तो अब ये जो नॉन रेलवे सेगमेंट है, इसका एयूएम में कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? थोड़ा अच्छा सवाल किया। अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो शुरू में जब हमने आरएफसी 2.0 लॉन्च किया था, तभी हमने एक विजन बना लिया था कि अगले 5 वर्षों में हमारा मिक्स, पहले हमने सोचा था 25 और 75 का रहेगा। अब क्योंकि जो हम अदर देन रेलवेज में कर रहे हैं, वहां जो मैंने आपको बताया 3 गुना मुझे मार्जिन मिल रहे हैं। 100 बिप्स से लेकर के करीब कहीं 140 150 बिप्स का भी मुझे मार्जिन मिल रहा है, कंपेयर टू 40 बिप्स का जो हम काम करते थे। अब हमारा प्लान है कि अगले 5 वर्षों में हमारा रेशियो होना चाहिए 60-40, मतलब 60% बिजनेस हमारा रेलवे से आना चाहिए जो कॉस्ट प्लस मॉडल पे है, और 40% बिजनेस हमारा ऐसा आना चाहिए जहां मेरा मार्जिन 2x 3x 3.5x हो। तो ये इस पे काम हो रहे हैं, और इसका आप अब क्योंकि एक वर्ष खत्म हो चुका है, तो मैं प्रमाण दे सकता हूं। इस वित्तीय वर्ष को हमने अभी क्लोज किया है कल, सिर्फ 1 वर्षों में 6% ऑफ माय एयूएम, 6% हमारा जो एयूएम है वो अब डाइवर्सिफाइड मोड से आ रहा है, जहां पर मेरा जो मार्जिन है वो करीब करीब 3 गुना है हमारे बाकी एसेट से। तो ये प्रतिशत जो है बढ़ता चला जाएगा। इसका इंपैक्ट ये होगा कि अगले 4-5 वर्षों तक, कम से कम, उसके आगे फिर देखा जाएगा, 4-5 वर्षों तक आप ये समझ लें कि हर क्वार्टर में इस कंपनी का निम जो है बेहतर होता चला जाएगा। और जब निम बेहतर होता चला जाएगा, तो अगर एयूएम 5 लाख करोड़ के आसपास ही वेरी करता रहे, तो भी जो पैट होगा हमारी कंपनी का वो काफी स्टीपली ग्रो करता रहेगा। और जो हमने अपनी टीम को टारगेट दी हुई है, वो टारगेट हमारा ये है कि यील्ड को हम पहले फोकस में रखते हैं। तो 2 चीजें हमारा मेन टारगेट है, वो ये है कि हमारा जो पैट है
वो डबल डिजिट में ग्रो करे और हमारा निम है वो भी करीब करीब डबल डिजिट में ग्रो करे। अगर ये दोनों चीजें डबल डिजिट में ग्रो करेंगी तो आप यकीन मानिए आरओए, आरओई और भी जो इंडिसेस हैं वो ग्रो करते रहेंगे। और ऑफ कोर्स ये तभी होगा जब मेरा रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली ग्रो करता रहेगा। तो ये गेम प्लान हमारा एकदम सेटल्ड है। और जो जैसा आपने कहा और जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में बिजनेस की कोई कमी नहीं है। और क्योंकि हम लो मार्जिन पे जो हमारे जो पीयर्स हैं उनसे हम कम मार्जिन पे बिजनेस कर पा रहे हैं, उसका कारण यह है कि हमारा ओवरहेड कॉस्ट इंडस्ट्री में सबसे लो है, करीब 10 से 12 पैसे में हम काम करते हैं। कोई नियर बाई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो इससे हमें यह फायदा हो रहा है कि अगर कोई बढ़िया एसेट, कोई प्रिस्टीन एसेट, कोई मार्की एसेट अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में चूज कर ले रहे हैं, वहां हम कंपीट करके आरएफपी के माध्यम से भी लोएस्ट हो जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो सफलता हमने FY26 में पाई है, आने वाले वर्षों में हम उससे आगे काम करते रहेंगे। तो बढ़िया ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर जो नॉन रेलवे की बुक है यहाँ से भी निकल कर आ रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए कंट्रीब्यूशन एयू में तकरीबन 6% का है, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पर आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। अच्छा सर, एक कंपेटिटिव स्ट्रेंथ का आपने कई बार जिक्र किया कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है सबसे कम है इंडस्ट्री में, बहुत बढ़िया है और ये आपको कंफर्ट देती है कि आप कम भाव पर लेंडिंग करके भी अच्छे मार्जिन अचीव कर पाए। तो इसको थोड़ा सा क्वांटिफाई करके दर्शकों को समझा पाएंगे कि फिलहाल आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कितनी है? क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि आपने शायद कुछ 70,000 करोड़ का बोरिंग प्लान भी मंजूर किया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितनी निकल कर आ रही है? अच्छा सवाल है आपका। तो देखिए, पिछले वर्ष जब हमने शुरू किया था वित्तीय वर्ष को, तो दो एस्पेक्ट्स हमारे बिजनेस में है। एक तो कि हम डिस्बर्समेंट कितना करते हैं, और उतना ही इंपॉर्टेंट है कि किस दर पे हम फंड रेज करते हैं, क्योंकि एनबीएफसी बिजनेस में यही दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपके जो एसेट्स होने चाहिए वो एकदम ही प्रिस्टीन होने चाहिए, जीरो एनपीए की तरह के एसेट्स होने चाहिए। तो पिछले वर्ष हमने अपनी टीम को टारगेट ये दिया था कि हम लोग जो मिक्स बनाएंगे वो मिक्स ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा कंप्लीट जो कॉस्ट है वो जीसेक के रेट से कम आए या उसके आसपास आए। मुझे खुशी है कि वित्तीय वर्ष 2026 जो हमने अभी क्लोज किया उसमें मेरा एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो 6.5 के आसपास है। उसमें एक जो कंपोनेंट ईसीबी का हमारा है वो जिसको कि हमने येन में रेज किया, 2 बार रेज किया, 300 मिलियन और 400 मिलियन डॉलर वर्थ येन का। उसको हेज करने के बाद भी जो मेरा लैंडेड कॉस्ट आ रहा है वो 5.8 के आसपास आ रहा है। 54 ईसी का एक जो मार्केट है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, उसमें भी हमारा इस बार काफी बेहतर प्रदर्शन रहा है। करीब 30% के आसपास मार्केट शेयर हमने ग्रैब किया है। और इसके अलावा जीरो कूपन बॉन्ड भी इस साल हम लोगों ने लॉन्च किया था, उसको भी हमने इस बार उसमें हमने सफलता पाई है। और हम एक बात इस तरह के जो इंफ्रा बॉन्ड्स उसमें हमेशा कहते हैं कि भारतीय रेल के लिए और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा जा रहा है वो सीधा नेशनल सर्विस में जा रहा है। तो वित्तीय काम भी आप कहीं पैसा लगाएं और आपको ये महसूस हो कि आप जहां पैसा लगा रहे हैं वो सीधा सीधा देश हित में जा रहा है, तो पैसा लगाने की भी एक अलग खुशी होती है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपको क्या उस पर डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है, ये चीज भी जो हमारे बॉन्ड बायर्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है। और मुझे लगा कि पिछले वर्ष इसलिए हमारा जो फंड हमने जो लिया है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, और टोटल मेरा जो लैंडेड कॉस्ट आया है वो 6.5 के आसपास आया है, जो कि करीब करीब जीसेक रेट के आसपास है। तो इस बेहतर बोरोइंग कॉस्ट के साथ हम काम कर रहे हैं, और इसमें जीरो एनपीए रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम मार्केट में बोरो करने जाते हैं और जो लोग हमारे बॉन्ड्स को या जो हमें लेंडिंग करते हैं उनके एट्रीब्यूशंस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम किस कंपनी को लेंड कर रहे हैं। तो ये उनको हम भरोसा दिलाते हैं कि वो जो पैसा हमें दे रहे हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहा है, और गवर्नमेंट सेक्टर के भी सबसे अच्छी कंपनियों में जा रहा है। तो इस तरीके से हम अपना लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मेंटेन कर पा रहे हैं, और इससे हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पर सरकारी उपक्रम को, सरकारी कंपनियों को, स्टेट रन कंपनीज को लोन देकर के भी अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं। और ये मार्जिन भारतीय रेल का जो मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है उससे करीब करीब 3 गुना हो रहा है। सर, मार्जिन्स और कंपिटिटिव एज का बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा सर, कुछ समय पहले जब मार्केट की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी, थोड़ा वेस्ट एशिया का संकट भी चल रहा था, तब सरकार की तरफ से ओएफएस आया था। हालांकि रिटेल कैटेगरी में हमने देखा था कि ना के बराबर का रिस्पांस बना। अभी मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 86% के आसपास की हिस्सेदारी सरकार की बनी हुई है। हालांकि मैं समझता हूँ ये आपके पूरे दायरे में नहीं आता है, लेकिन इस ओएफएस को लेकर कोई नया अपडेट?
मैं इतना ही बता सकता हूं कि आपने जो कहा 86 से अभी मेरा गवर्नमेंट का शेयर जो है वो 84 पॉइंट समथिंग आ गया, बिकॉज 1.71% ओएफएस में सेल हुई। एज मैनेजमेंट हेड, एज सीईओ ऑफ द कंपनी, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो बिजनेस और जो नंबर्स हैं वो अगर ग्रो करते रहेंगे, हम अगर 3 क्वार्टर में 10% के सीएजीआर से अगर हम अपने पैट को ग्रो कर रहे हैं, अगर हम निम को ग्रो कर रहे हैं, और आने वाले क्वार्टर्स में भी अगर ये कंटिन्यूड रहेगा हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस, तो निश्चित रूप से हम रिटेलर्स को भी अट्रैक्ट करेंगे और जो एफआईआई है उनको भी अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर सेफ बिजनेस में लगातार हम कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, तो ऑब्वियसली जो मेजर ओनर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्हें अच्छा रेट मिलेगा अगर वो एफएस में जाना चाहते हैं। ये उनका दायरा है। हमारा एज ए मैनेजमेंट ये काम है कि हम कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर दर क्वार्टर बिना किसी साइक्लिक तरीके का ये लेकर गाब लेकर कि नहीं साइक्लिक हो रहा है, ये जैसे अभी वैश्विक रूप से अभी परेशानी हो रही है, लेकिन भारत का इंफ्रा का जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो इंटैक्ट है। हम फंडिंग भी किए जा रहे हैं, और अगर हम अच्छा वित्तीय नंबर्स देते रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार को जब इच्छा होगा कि नहीं वो अपना कुछ शेयर बेचना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे दर पे शेयर उनका बिकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, काफी क्लैरिटी मिल गई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ जुड़े, पूरे विस्तार से, बड़े अच्छी से, बारीकी से आपने कंपनी के कारोबार और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बात करते हैं मार्केट्स की। काफी शानदार तेजी आज आपको FY27 के पहले सत्र में देखने को मिल रही है, जहां पर निफ्टी आप देखें तो तकरीबन 400 अंक ऊपर, अब 1.5% है। हालांकि डे हाई से थोड़ी सी गिरावट यहां पर आपको निफ्टी में नजर आई, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 2.5% ऊपर, तकरीबन 1300 अंकों की बढ़िया बढ़त के साथ कामकाज दिखा रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप के तो क्या ही कहने, 3% ऊपर तकरीबन आपको मिड कैप नजर आ रहा है, और स्मॉल कैप की बात करें तो अब तो हो गया है ऑलमोस्ट 3.6%। बढ़िया शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। चाहे आज आप डिफेंस पैक को देखें, रियलिटी को देखें, या फिर बड़े दिनों के बाद आप देखें आईटी स्पेस को, सब में काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज एक ऐसा दिन है कि जहां पर ब्रॉडर इंडिसेस के साथ आपको आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ये वाले जो स्टॉक्स हैं ये भी खास एक्शन में देखने को मिल रहा है। और मेरा सुबह से बड़ा मन कर रहा है कि ये जो एडवांस और डिक्लाइन की छवि आ रही है आपकी स्क्रीन पर, इसे फ्रेम करा के लगा दूं, क्योंकि बड़े दिनों के बाद ऐसा मूड माहौल मार्केट में देखने को मिल रहा है जिसमें गिरने वाले शेयरों की संख्या कुल 207 देखने को मिल रही है। तो इसी बढ़िया नोट पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कमाई का अड्डा। नमस्कार।